ये कहानी है मिट्ठू चिड़िया की। मिट्ठू चिड़िया एक जंगल से गुजर रही थी कि उसे एक तरह तरह के बीजों से भरी टोकरी दिखाई देती है। वो वहाँ आती है और उसे देखकर बड़ी खुश होती है कि चलो इसको तो मैं अपने खेतों में बोऊंगी। ये तो तरह तरह के फल और सब्जियों के बीज हैं। उसे लेकर वो अपने घर की ओर निकलती है और जैसे ही वो अपने घर उसको लेकर जाती तो वो अपनी बेटी को कहती है, बेटी मैं आज ये तरह तरह के सब्जियों के और फलों के बीज लाई हूँ, चलो इसे अपने खेत में बोते हैं। इससे बोकर हम अच्छे से अपना कामकाज चलाएंगे। दोनों उस काम को करने लगती हैं और उनमें पानी देने के लिए नदी किनारे जाती हैं। वहाँ उसे गौरी मिलती है। गौरी कहती है, अरे मैंने सुना है तुम खेती कर रही हो फलों और सब्जियों की। हाँ बहन, अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो ऐसा बोलती है, किंतु मिट्ठू उस पर ध्यान नहीं देती और पानी लाकर अपने फल और सब्जियों के पौधों में देने लगती है। वो बड़ी मेहनत से काम करती है। एक दिन वो सुबह सुबह क्या देखती है कि उसके सभी पेड़ों पर उसे भरे हुए हैं। उन्हें उसकी बेटी कहती है, माँ इतने फल सब्जियां हम थोड़े ही ना खा लेंगे, ये तो बहुत अधिक मात्रा में है। तब मिट्ठू अपनी बेटी को बोलती है कि बेटा हम ये सब अपने जंगल के पक्षियों को सस्ते दामों में बेचेंगे ताकि उन्हें भी फायदा हो और हमें भी। मिट्ठू अपनी सारी सब्जियां ठेले में भरकर पक्षियों के पास बेचने जाती है। उसी रास्ते में पक्षी यानी कि तोता, रिया और कबूतर मिलते हैं। तब वो उससे पूछती है कि इतनी अच्छी और ताज़ी सब्जियां फल कहाँ से लाई हो। रानो उनको बताती है कि उसने खेती की है और वो अब से सब्जी बेचने का काम किया करेगी। सभी पक्षी ये सुनकर बड़े खुश हुए क्योंकि गौरी तो बड़ी घमंडी पक्षी थी। गौरी भी उसे दूर से देखती है, आकर कालू को सारी बातें बताती है। कालू से कहती है कि मैं तुम्हें पता है मिट्ठू के यहाँ बहुत सारी फल और सब्जियां होने लगे हैं, ताजी ताजी। सभी पक्षी बड़ी तारीफ कर रहे थे और वो मुझसे सस्ते दामों में बेच रही है। मुझे उसके खेत की सभी सब्जियां और फल सड़े हुए चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि उन्हें तुम कैसे खराब करोगे। ये सुनकर कालू के दिमाग में बातें आई। उधर चिड़िया बड़ी खुश थी। मिट्ठू अपनी बेटी को बोल रही थी कि अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे। उसकी बेटी कहती है, माँ बरसात हो रही है, क्या खेतों की तरफ नहीं जाओगी? उसने कहा, भला बरसात में कौन आकर चोरी करने वाला है? किंतु इस बरसात का इंतजार ही तो कालू कर रहा था। उसने उसके खेतों में आकर जहर मिला दिया जिससे उसके सभी फल और सब्जियों के पेड़ खराब हो गए। और अगले दिन जब मिट्ठू चिड़िया वापस अपने खेत में आती है तो वो खेत को देखकर बड़ी दुखी होती है और एक किनारे बैठ रोने लगती है क्योंकि उसकी सारी फल और सब्जियां सड़ और गल गए थे। सभी सब्जियां बेकार हो गई थी। उसी जंगल में एक जादुई पेड़ था जो ये सब देख रहा था। उसको बड़ा तरस आया। उसने अपने पास मिट्ठू को बुलाया और कहा कि बेटा मैं जानता हूँ ये सब कैसे हुआ, खैर इन सबको छोड़ो, तुम मुझसे ये जादुई बीज ले जाओ और जाकर अपने आंगन में बेच देना। जितना तुम खेतों में फल सब्जियां बोते हो ना, उतना इस एक बीज पेड़ पर ही तुम्हारे सारे फल और सब्जियां आ जाएंगे और तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज तुम बोना और कल सुबह तक ये फल और सब्जियों से लदपद हो जाएगा। उसने जाकर ऐसा ही किया। सुबह ही जैसे ही मिट्ठू उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में बहुत बड़ा पेड़ फल और सब्जियों से भरा हुआ है। ये सब मिट्ठू अपनी बेटी से बता ही रही थी कि वहाँ पर गौरी कौवी आ जाती है। गौरी ये देखकर बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है कि एक ही रात में इसने अपने आंगन में इतना बड़ा पेड़ फल और सब्जियों से लदा हुआ बना लिया है। वो जाकर ये सारी बातें कालू को बताती है। जब वो कालू को बताती है तब वो कहती है कि ना जाने उस छोटी चिड़िया के पास ऐसा क्या है कि हमारे पास नहीं है। हम उसे कितनी बर्बाद करने की कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन वो हमेशा हमसे आगे ही रहती है। उसके आंगन में एक पेड़ है, मुझे उसकी सारी फल और सब्जियां चाहिए। अब मैं उस पेड़ की ही फल और सब्जियां बेचूंगी। कालू रात को आता है और चोरी करने लगता है। वो
चोरी कर टोकरी भर लेता है हरे हरे सब्जी और लाल लाल फलों की और बड़ा खुश होता है। वो सब्जी के टोकरे को वो उठाता है, उठाकर अपने घर लाता है और वो गौरी को दिखाता है, देखो मैं सब्जी ले आया। तब गौरी और कालू बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये क्या, जैसे ही उन्होंने उसे छुआ खुश हो जाती है और जैसे ही वो उसे छूती है तो क्या देखती है कि उन सब्जियों के बड़े बड़े सांप बन गए। ये देखकर वो रोने लगती है और जल्दी से कालू को लेकर घर से बाहर निकलती है। ये सब कैसे हुआ, गौरी कौवे से पूछ ही रही थी कि कौवे के दिमाग में आया कि क्यों ना हमें मिट्ठू चिड़िया के पास जाना चाहिए। और वो मिट्ठू चिड़िया के पास गया और उसे कहने लगा कि मैंने तुम्हारे यहाँ से फल और सब्जियाँ चोरी की थी मिट्ठू, न जाने कैसे वो तो सांप बन गए सांप, उन्हें प्लीज मेरे घर से भगाओ ना। तब उसे मिट्ठू चिड़िया को उस जादुई पेड़ की याद आई। वो जादुई पेड़ के पास गई और पूछने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब जादुई पेड़ उसे कहने लगा कि मिट्ठू ये उनकी सजा है, सजा, चोरी की सजा है। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो कि उन्हें बस इतनी ही सजा काफ़ी है तो मैं उन्हें वापस फल और सब्जियां बना देता हूँ, किंतु सभी पक्षियों को बता देना कि चोरी की गई फल और सब्जियां कुछ भी बन सकते हैं। इस तरीके से कालू और गौरी घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि सच में वो तो सब्जियां बन गई। और इस तरीके से मिट्ठू चिड़िया का पूरे जंगल में फल और सब्जियों का काम बन गया। जादुई पेड़ ने जिस तरीके से मिट्ठू का साथ दिया, उसी तरीके से हमारा साथ भी कुछ लोग दे जाते हैं। चोरी करना बुरी बात है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ खुद बुरा हो जाता है। किसी को छोटा दिखाने के लिए उसके साथ गलत व्यवहार की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने आप को महान बनाना चाहिए। तो चलिए, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू वंस अगेन। और प्लीज़ 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 आप हमें कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भरतपुर गांव के पास रहने वाले जंगल की, जिसमें सभी पशु पक्षी बड़े प्रेम से रहते थे, उसी जंगल का जो राजा था वो था शेरू राजा। शेरू राजा ने ये अभी अभी ऐलान किया था कि उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया, यानी कि अब वो कोई भी हिंसक शिकार नहीं करेंगे और वो छोटे बड़े किसी भी जानवर को अपने पंजों का शिकार नहीं बनाएंगे। अब ये बात सारे जंगल में फैल गई। सभी बड़े खुश होकर राजा के पास धन्यवाद करने के लिए आए। तभी राजा ने सभी जानवरों के बारे में तो वो पहले से ही जानता था, किंतु उन्होंने ये ऐलान किया कि आज के बाद मैं अपने राज्य में ही रहूंगा। दूर दूर की जो भी खबर होगी, किसी भी जानवर को कोई भी परेशानी होगी तो वो मेरे मंत्री खरगोश से कहे, क्योंकि आज के बाद जो मेरा मंत्री होगा वो खरगोश होगा, क्योंकि वो बहुत चंचल भी है और ईमानदार भी। सभी जानवरों में ये सुनकर बड़े खुश हुए, किंतु उन्हीं में से एक थी चतुर लोमड़ी, जिसको ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो हमेशा राजा के बाद अपना राज चलाती थी और सभी जानवरों को वो काफी परेशान भी करती थी। किंतु राजा ने पहले ही अपना मंत्री घोषित कर लिया था, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो मन ही मन सोचने लगे कि इस खरगोश को तो मैं इतना परेशान करूंगी कि खुद ये मंत्री का पद तो छोड़ेगा ही, साथ ही ये जंगल छोड़कर भी भाग जाएगा। उसके बाद तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए, शेरू राजा की चापलूसी क्यों ना करनी पड़ जाए, थोड़ी सी चापलूसी से अपना राज जो चलेगा जंगल में। वो ऐसा सोच ही रही थी, किंतु वो किसी जानवर के सामने भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि सभी उस छोटे खरगोश से बड़ा प्यार करते थे और उसकी सारी बात भी मानते थे। एक दिन लोमड़ी ने एक चाल चली। वो खरगोश को उस जंगल से हटाना चाह रही थी।
उसने उसे एक गुफा में बुलाया और दूसरे जंगल के राजा को बुलाकर उसने उसका शिकार करना चाहा, किंतु खरगोश बड़ा तेज था। वो सारी योजना लोमड़ी की भाप गया और बड़ी ही चतुराई से उसने एक गुफा के एक छोटे से छेद से निकलकर वो बाहर राजा के पास आया और राजा को सारी घटनाएं बताई। लोमड़ी के बारे में शेर ये जानकर बड़े हैरान हुए। शेर ने कहा, मैंने शिकार करना छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे जंगल में किसी दूसरे राज्य के राजा को बुलाकर शिकार कराया जाए, मैं उसे हरगिज माफ नहीं करूंगा। क्रोध से भरित होकर वो उस गुफा के पास गए जहां लोमड़ी दूसरे जंगल के राजा को अंदर डालकर बाहर से पहरा दे रही थी। शेर ने दूर से उस पर ऐसा झपटा किया कि लोमड़ी चारों खाने चित। लोमड़ी ये पूछती रह गई कि शेरू महाराज क्या हुआ, किंतु शेर ने 1 मिनट भी नहीं लगाई, झट से उसका शिकार कर दिया और उसे झट से खा लिया। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने से पहले अपने बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि जितना हम किसी के लिए बुरा करेंगे उससे ज़्यादा कहीं बुरा हमारे साथ हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो तो होकर रहेगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पहले की बात है, एक बड़ा ही खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल में रहते थे भालू दादा, जो सभी जानवरों पक्षियों पर अपनी धाक जमाए रहते थे। यहाँ तक कि शेर महाराज भी उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि वो उम्र में सबसे ज़्यादा उम्र दराज थे और सभी पक्षी और जानवर उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उसी जंगल में लाड़ो और मीना मौसी रहती थी। वो दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठी आपस में बातें कर रही थी कि आज का मौसम तो बड़ा सुहाना है, क्यों ना हमें आज आसमान में ऊंची उड़ान भरनी चाहिए। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रही थी कि तभी मुंह लटकाए वहां पर रामू बंदर आया। रामू बंदर का मूड बड़ा खराब था। उसे मुंह लटकाए और मूड खराब देखे तो लाड़ो बोली, क्या बात है मंकी दादा, आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? क्यों रूठे रूठे लग रहे हो? आज क्यों उछल कूद नहीं कर रहे हो? तब मंकी दादा कहते हैं, आज मेरा मूड बहुत खराब है। आखिर ये भालू अपने आप को समझता क्या है? होगा सबसे उम्र दराज है, सब इनकी बात मानते हैं, शेर खान के सामने बोल नहीं पाते, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जब देखे तब हमें परेशान करेगा। आखिर हुआ क्या है? अरे भाई होता क्या, मैं केलों के खेत में गया था, वहां से मैंने एक कच्चा केला तोड़कर खा लिया। तब आकर मुझे अच्छा खासा लंबा लेक्चर देने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, तुमने कच्चे केलों को तोड़कर पूरे फसल का नाश कर दिया। वो आखिर होता कौन है मुझे कुछ कहने वाला? मैं कच्चे खाऊं या पक्के केले खाऊं, उसे फर्क क्यों पड़ता है? तब लाड़ो से कहती है, देखो वैसे कहा तो भालू दादा ने तुम्हारे फायदे के ही, कच्चा केले खाने से तुम्हारा पेट खराब हो सकता है और वैसे भी कच्चा केला नहीं खाना चाहिए, और फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम उसे फेंक देते। इस तरीके से उन्होंने बात तो कुछ गलत कही नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें गलत लगी है तो छोड़ो, वो हमसे उम्र में बड़े हैं तो हम अपना मूड खराब नहीं करते। ऐसी बातें हो ही रही थी, तब हंसे मंकी अपना चल दिए। कहने लगा, ठीक है तुम उसके भालू के राज में जाओ, मैं नहीं, मैं तो चला शेर खां से उसकी शिकायत करने। वो शेर खां के पास जाता है। महाराज मंकी का मूड देखकर भाप जाते हैं कि जरूर कुछ बात हुई है। तब मंकी दादा महाराज जी को सारी बातें बता देते हैं। कहते हैं कि शेर खां भालू ऐसे ऐसे कर रहा है, हमें बड़ा परेशान करता है, हमें बड़ा रोका टोकी करता है, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं। और आज तो हद ही हो गई, आज तो उन्होंने मेरे खाने पीने तक टोक लगा दी। मैं केले खा ही रहा था कि उन्होंने मुझे केले खाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर शेर खां को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि भालू दादा की जो दादागिरी है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब शेर खां कहता है, ठीक है मैं अभी भालू दादा के पास जाता हूँ। वो भालू दादा के पास गए
भालू दादा एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। देख, भालू दादा बोले, क्या बात है शेर खान, आज तुम बड़े गुस्से में दिख रहे हो। तब शेर खान कहते हैं, मैं तुम्हारा शेर खान नहीं हूँ, मैं इस जंगल का महाराज हूँ, मैं राजा हूँ इस जंगल का, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और आज से तुम मुझे शेर खान नहीं कहोगे, आज से तुम मुझे महाराज कहोगे। और बंदर के साथ तुमने क्या किया, तुमने उसके खाने पीने तक रोक टोक लगाई। हम तुम्हारी सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जंगल के सभी जानवरों पर अपना रौब चलाओगे। इसलिए मेरा फैसला है कि तुम आज ही नहीं, अभी और इसी वक्त इस जंगल को छोड़ चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से हर जानवर और पक्षी बड़ा परेशान है, क्योंकि तुम हद से ज्यादा उन पर रोक टोक करते हो। महाराज हम हैं, लेकिन हमेशा राज तुम अपना चलाते हो, इसलिए आज से तुम ये जंगल छोड़कर जा सकते हो। भालू दादा को शेर खान की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो गुस्से में बिना कुछ वहां से कहे जंगल छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा है, ठीक है, मैं ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। उन्होंने अपना डेरा दूर किसी जंगल में लगा लिया। वहीं एक दिन लाडो और मीनू चिड़िया आपस में बैठी बातें कर रही थी कि जब से दादा गए हैं ना, पूरा जंगल सुनसान हो गया है, जिसे देखो वो अपनी मन की करता रहता है और महाराज भी कुछ रोकते टोकते नहीं है। जंगल का सारे नियम बदल चुके हैं, ना जाने अब क्या होगा। एक दिन की बात है, शेर खां अपनी गुफा में सो रहे थे। तभी उनके पास रामू कबूतर आता है। रामू कबूतर शेर खां को कहता है कि दूसरे जंगल का जो शेर है वो हमारे जंगल पर हमला करने की बात कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो इस जंगल पर राज करे, क्योंकि वो इस जंगल की शांति को जानता है कि इस जंगल में सभी बड़े प्रेम से रहते हैं। इसीलिए उसने फैसला किया है कि वो इस जंगल का महाराज बनेगा। मैंने आपको ये सूचना दे दी है, क्योंकि ये मैंने खुद अपने कानों से सुनी, क्योंकि मैं दूसरे जंगल में सैर करने गया था। ये सुनकर महाराज जी बड़ा परेशान हुए। वो कहने लगे, कबूतर जाओ, तुम मेरी सलाहकारों को बुला के लेके आओ, देखते हैं आखिर करना क्या है। शेर खां बड़ी चिंता में थे। उधर कबूतर उनकी सलाहकार मीनू और लाडो को बुलाकर ले आया। वो आपस में सारी बातें बैठकर सुनने लगे। तब मीनू कहती है, देखो महाराज, हम दूसरे जंगल के किसी भी जानवर का मुकाबला नहीं कर सकते। शेर खां कहता है, हाँ भाई, मुझ में भी इतनी ताकत नहीं है कि अगर उसने हम पर हमला किया मैं तुम्हें बचा सकूं। अब बताओ करना क्या है। तब लाडो कहती है कि महाराज, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। तभी मीनू झट से कहती है, अरे महाराज जी, जो हमारे भालू दादा थे ना, उस जंगल के राजा यानी कि जो शेर खां हैं, उनके पिता के गहरे मित्र हैं और आपस में मैंने हमेशा उन्हें बातचीत करते हुए देखा है। तो क्यों ना आप भालू दादा से बुलाकर कहिए कि वो अपने बेटे को रोके। तब महाराज कहते हैं कि अरे, उन्हीं की तो मैंने बड़ी बेइज्जती की है और बेइज्जती करके इस जंगल से बाहर निकाल दिया, आखिर वो हमारी मदद क्यों करेंगे। तब मीनू कहती है, मुसीबत के समय अपने ही काम आते हैं। भालू दादा हमारे बारे में सोचते थे, हम उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। वो दोनों ने ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ी। दूर जंगल में उड़ते उड़ते, झरने को पार करते हुए उन्हें दूर जंगल एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए भालू दादा दिखाई दिए। वो भालू दादा के पास पहुंचे और भालू दादा के पास जाते हुए उन्होंने कहा कि भालू दादा तो बड़े गुस्से में, उन्हें मनाएंगे कैसे। मीनू कहती है, अरे तुम चलो तो सही। तब भालू दादा उन दोनों को देखकर कहता है, तुम इतनी दूर जंगल में क्या करने आए हो? तुम्हें पता है ना, इतनी दूर जंगल में नहीं आना चाहिए, मौसम खराब हो जाता है जिससे तुम्हारी जान को जोखिम हो सकती है। तब मीनू चिड़िया भालू दादा को जंगल में हुई घटना की बात सारी बताती है और कहती है कि दादा, तुम्हें तो हमारे साथ चलना होगा, अन्यथा हमारे जंगल के सभी पक्षी और जानवर बर्बाद हो जाएंगे। किंतु भालू कहता है, मैं तुम्हारे साथ आ तो सकता हूँ, किंतु वहाँ के महाराज यानी कि शेर खां ने मुझे बेइज्जत कर कर उस जंगल से बाहर निकाला। मीनू ने बड़ा मनाती है।
फिर बाद में कहती है कि अगर हम शेर खां से ही माफ़ी मंगवा दे तो क्या आप हमारे जंगल में चलोगे? भालू दादा कहते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर शेर खां मुझसे माफ़ी मांगेगा तो मैं उस जंगल में वापस जरूर लौटूंगा। लाडो और मीनू ने फैसला किया कि हम महाराज को यहाँ पर जरूर लाएंगे। वो भालू दादा से माफ़ी मांगेंगे। वो शेर खां के पास जाती हैं और भालू और उनके बीच हुई सारी बातों को वो शेर खां को बताती हैं। शेर खां कहते हैं क्यों नहीं, मैं अपने जंगल के लिए दादा से माफ़ी जरूर मांगूंगा। और शेर खां कहने लगा कि ठीक है, मुझे वहाँ पर लेकर जाओ जहाँ से दादा हैं। शेर खां दादा के पास आते हैं और भालू दादा से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो आपके बच्चे के समान हूँ, आप मुझे ज़रूर माफ़ करोगे, मैं ये आशा करता हूँ। भालू ने शेर खां को माफ़ कर दिया क्योंकि शेर खां बड़े दयालु हृदय भी थे। वो अपनी दादागिरी तो सब पे चलाते थे किंतु वो हृदय से बड़े ही नरम थे। उन्होंने महाराज की सारी बातें मान ली और शेर खान भी दादा से ये वादा किया कि आज के बाद आप मुझे महाराज नहीं शेर खाई कहोगे क्योंकि मैं तो आपकी हर बात मानूंगा। भालू दादा बड़े खुश हुए और वो जंगल वापस जाने को तैयार हो गए। तब भालू दादा ने कहा ठीक है, मैं दूसरे जंगल के महाराज से बात करूंगा कि वो हमारे जंगल पर हमला न करे। ऐसा सुनकर महाराज बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है दादा, किंतु वापस जंगल में तो लौटो। वो वापस जंगल में लौटे और दूसरे जंगल के शेर खां के पास भालू दादा ने ये सब बातें बताई कि आपका बेटा हमारे जंगल पर हमला करने वाला है। तब शेर खां कहता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि उस जंगल में आप रहते हैं। मैं अपने बेटे को उस जंगल में हमला करने से रोकूंगा क्योंकि भाई हमारी और तुम्हारी दोस्ती भी तो बड़ी बात है। ऐसा सुनकर भालू खुश होकर वापस शेर खां के पास आता है और उन्हें कहता है कि अब तुम सब सुरक्षित हो क्योंकि अब वो दूसरे जंगल का जो महाराज है वो हमारे जंगल पर अब हमला नहीं करेगा। ये सुनकर सभी पशु, जानवर, पक्षी सभी खुश हो गए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि बड़ों का साथ होना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा बड़ों की रोक टोक हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती है, वो हमारे लिए अच्छी भी होती है। बड़ों को हमें कभी मान सम्मान से नहीं वंचित रखना चाहिए, उनका भरपूर मान सम्मान करना चाहिए क्योंकि एक वक्त आने पर वो ही हमारी छत्र छाया होते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए आप हमारे चैनल का बेल आइकन बटन प्रेस करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।